नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। खबर सबसे पहले उस बात की करेंगे जो देश या राज्य के लिए खतरे की घंटी है। इन दिनों सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा चिंता का सबब बना हुआ है। आज बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने घुसपैठ को लेकर बड़ा दावा किया है। साथ ही घुसपैठियों पर कार्रवाई का इशारा भी किया है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। बिहार के सीमांचल में घुसपैठियों पर एक्शन की तैयारी। बिहार के सीमांचल इलाके में लगातार घुसपैठ हो रहा है, जो देश के लिए खतरा है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने ये बात बड़ी ही बेबाकी से कही है। बांग्लादेश हो या फिर दूसरे जगहों से आने वाले घुसपैठिए लगातार सीमांचल के इलाके में अवैध तरीके से अपना ठिकाना बना रहे हैं। इनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है। वहाँ पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि जमीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस लाभ में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है। वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत विचारधारा है और इस कारण से समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में सामाजिक तत्व पैदा होंगे और देश के ऊपर खतरा होगा। ये मेरा काम। सरकार के द्वारा भूदान की जमीन हो, चाहे वो लाल पर्चे के जमीन हो, चाहे बास्केट पर्चे का जमीन हो, चाहे मठ की जमीन हो, ऐसे जमीनों पर उन दलालों का निगाह है, जिसको लेकर के एक फर्जी तरीके से बना के कागज बना करके वैसे बाहरी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। घुसपैठी को बहुत सारे से मतलब नहीं है, वो जमीन का बहुत मायने नहीं समझते हैं। वो खरीद लेते हैं ऊंचे दाम पर और वहाँ पर बड़े बड़े हॉट मार्केट बाजार और संस्था बना करके उसके तहत वो रैकेट चलाने का काम करते हैं। इसको जानकारी मुझे मिली है। मेरी पार्टी और मेरा सरकार दोनों इस पर पहले पकड़ाएंगे, जब जांच चलेगा तो डरेंगे, आना बंद करेंगे। वैसे दलाल जो फर्जरी करने वाले लोग हैं उनको जेल भिजवाने का भी काम। ज्यादातर लोग कहाँ के हैं? क्या बांग्लादेश के हैं या फिर अन्य जगह? जब मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा तो मैं तो बता दूंगा। रैकेट में कौन लोग शामिल हैं? रैकेट में बिहार के लोग शामिल रहते हैं, बगल के दूसरे जिला के लोग शामिल रहते हैं, स्थानीय लोग शामिल रहते हैं। बिहार में घुसपैठ को लेकर मंत्री राम सूरत राय ने बड़ा दावा किया है, लेकिन जेडीयू उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। सख्त लहजे में जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने तमाम दावों को खारिज कर दिया। जमीनों पर, जिस भूखंड पर किस समुदाय किस धर्म के लोगों ने धार्मिक स्थल बना करके कब्जा कर रखा, उसकी भी लिस्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। नंबर 2 ये कि निराधार तथ्यहीन बातें करके हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति, केंद्र और राज्य की सरकार और दोनों एनडीए की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा। दरअसल बिहार के सीमावर्ती जिला किशनगंज में घुसपैठ को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से जन भागीदारी की अपील की है। डीएम ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में या गांव समाज में अगर अवैध घुसपैठिए या संदेहास्पद व्यक्तियों की सूचना मिलती है तो फौरन नजदीकी प्रशासन को सूचित किया जाए, ताकि प्रशासन उसकी जांच कर कार्रवाई कर सके। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने ये कवायद शुरू की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राम सूरत राय ने ऐसा बयान क्यों दिया, उनके बयान के क्या माने हैं। दरअसल 1961 में किशनगंज में हिंदू बहुलता में थे। 1961 से 2011 तक देश भर में मुस्लिम जनसंख्या घुसपैठ के बाद भी 3.54% बढ़ी। 2011 तक बिहार में भी 3.39% बढ़ी है, लेकिन किशनगंज में मुस्लिम आबादी 15% बढ़ी है। जाहिर है ये बाहरी मुसलमानों की वजह से ही बढ़ी है। बांग्लादेश से आए मुसलमानों की वजह से यह संख्या बढ़ी है। पटना हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों की पहचान करने की बात भी कही है। स्थानीय लोगों की भागीदारी से पहचान करने की बात कही गई है और इसी बाबत किशनगंज के डीएम ने चिट्ठी जारी किया है। पहचान के बाद
डिटेंशन सेंटर पर घुसपैठियों को रखा जाता है। 2013 में सभी राज्यों को डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश भी दिए गए थे। बिहार में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं बना है। घुसपैठ से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा रहता है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी घुसपैठ का सीधा असर पड़ता है। घुसपैठियों की संख्या बढ़ने से बिहार पर भी बोझ लगातार बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि से योजनाओं पर भी असर पड़ता है। सीमांचल में घुसपैठ से डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। सीमांचल में बहुसंख्यकों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। कुल मिलाकर यूं कहें कि घुसपैठिए बिहार के विकास में बाधक हैं। और अब बात एक ऐसे गैंग की जो सीधा छात्रों के सपनों को चकनाचूर करता है, दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों की उम्मीदों को ध्वस्त करता है, उनके सपनों को चूर चूर करता है। हम बात कर रहे हैं सॉल्वर गैंग की, जो जूली को हिना बनाकर मोटी रकम वसूलता था। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर सॉल्वर गैंग के पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे। बिहार से लेकर यूपी और उत्तर पूर्व के राज्यों तक फैले इस मुन्ना भाई नेटवर्क की परतें जैसे जैसे उघड़ रही हैं, रैकेट के तार पूर्वोत्तर के अलावा कई दूसरे राज्यों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये 15 एडमिट कार्ड्स को देखते हैं तो ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों के कैंडिडेट्स होना मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। बीएचयू के बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा जूली ने इस मामले में कई खुलासे किए हैं। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि वो त्रिपुरा की रहने वाली हिना विश्वास की जगह नीट की परीक्षा देने पहुंची थी। दरअसल पुलिस को इस मामले में गुप्त सूचना मिली थी कि रविवार को सारनाथ के सेंट फ्रांसिस स्कूल में नीट की परीक्षा में सॉल्वर गैंग की मदद से कोई लड़की किसी और की जगह परीक्षा में बैठने वाली है। इसके बाद पुलिस ने एग्जाम सेंटर पर कड़ी पूछताछ और निगरानी की। सॉल्वर जूली से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसने पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश की। इससे पहले हमें एक टिप ऑफ मिली थी। उस टिप ऑफ पे एक पर्टिकुलर सेंटर में ये जानकारी थी कि एक कोई गर्ल स्टूडेंट है जो किसी और के लिए इम्पर्सनेट कर रही है, यानी किसी और के नाम पे वो एग्जाम दे रही है। इस टिप ऑफ पे हमारी जब टीम वहाँ पहुँचती है और उस लड़की से पूछताछ करती, तो इनिशियली उसने ये कह के हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी कि उसके पास आधार कार्ड भी है। बाकायदा उनके पास आधार कार्ड भी था जिसमें वही फोटोग्राफ था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि हर अपराध करने वाला या किसी प्रकार का धोखा देने वाला व्यक्ति कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हमें इनिशियल राउंड में मिली, जिसके आधार पर हम लोगों ने उनसे सस्टेन्ड इंटरोगेशन करा। तो ये पता चला कि उनकी मदर जो है वो पटना से आई हैं और वो किसी सॉल्वर गैंग के जो हैंडलर होते हैं उनके संपर्क में थी। उनसे उनको एक अग्रिम धनराशि भी मिली थी, लगभग 50,000 रुपए की। लाख चाहने के बावजूद जूली पुलिस की नजरों से बच नहीं पाई। उसने पुलिस को अपना फर्जी आधार कार्ड भी दिखाया, लेकिन वाराणसी पुलिस ने पक्की सूचना के आधार पर कड़ाई से पूछताछ की और सारे राज खुलते चले गए। पटना के बहादुरपुर के वैष्णवी कॉलोनी संदलपुर की रहने वाली जूली बीएचयू में डेंटल की सेकंड ईयर की छात्रा है और सेमेस्टर में टॉपर भी रही है। उसके पिता सब्जी बेचते हैं। यही टॉपर जूली त्रिपुरा की रहने वाली हिना की जगह एग्जाम देने पहुंची थी। बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा, उसकी मदर, उसका भाई, यानी कि ये 3 लोग तो एक परिवार के हो गए। और इसके अलावा एक केजीएमयू में ऐसा एक व्यक्ति हमें हाथ लगा है, उसकी हमने कल गिरफ्तारी की है, जो फाइनल ईयर का छात्र था और केजीएमयू में वर्ष 2016 में उसने जो है एडमिशन लिया था, बाकायदा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन अब पुलिस को इस गैंग के मास्टरमाइंड पीके की तलाश है और वाराणसी पुलिस बिहार पुलिस के साथ मिलकर इस गैंग के दूसरे गुर्गों को सरगर्मी से तलाश रही है।
न्यूज 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र कुमार, पटना से अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये जूली कौन है और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जूली जैसी छात्राएं आखिर कैसे इस नेक्सस में फंस जाती हैं और ये पूरा का पूरा गैंग कैसे काम करता है। तो आपको बता दें कि जूली बीएचयू में डेंटल साइंस की सेकेंड ईयर की छात्रा है। जूली पढ़ने में काफी तेज है। जूली ने पूरे सेमेस्टर में टॉप भी किया है। मतलब ये कि जूली एक काबिल छात्रा है, लेकिन लालच ने जूली को जेल पहुंचा दिया। महज 5 लाख रुपए की खातिर जूली ने करियर दांव पर लगा दिया और इन सब के पीछे शातिर गैंग काम कर रहा है। सॉल्वर गैंग के तार कई राज्यों में फैले हुए हैं। सॉल्वर गैंग में 3 टीमें काम करती थीं। सॉल्वर गैंग बड़े ही शातिराना तरीके से छात्रों को अपने जाल में फंसाता है। सॉल्वर गैंग की 3 टीमें काम करती हैं। पहली टीम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे ऐसे छात्रों की लिस्ट बनाता था जो बीते साल हुई नीट की परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास हुए हों। इसके साथ ही आर्थिक रूप से वो कमजोर भी हों ताकि उनको लालच दिया जा सके। दूसरी टीम ऐसे बच्चों को चुनकर डेटाबेस तैयार करती थी जो पैसे दे सकते थे लेकिन एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते थे, यानी कि पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। तीसरी टीम सॉल्वर बनने को तैयार हुए एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स यानी सॉल्वर कैंडिडेट्स और असली कैंडिडेट्स की फोटो को एडिट कर नई फोटो बनाती थी जो एडमिट कार्ड पर लगा दी जाती थी। कुल मिलाकर यूं कहें कि सुनियोजित तरीके से पूरा का पूरा नेक्सस जो है वो काम कर रहा था और अब ये नेक्सस पकड़ा गया है तो ये तमाम खुलासे हो रहे हैं। और अब रुक करेंगे एक और चौंकाने वाली खबर की। पहले बालू और अब देसी शराब की बड़ी खेप। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी के फंड से खरीदी गई एम्बुलेंस एक बार फिर सुर्खियों में है। एम्बुलेंस में मरीज के बदले शराब ढोने का मामला सामने आया है। एम्बुलेंस से 280 लीटर देशी शराब बरामद किया गया है। जिस एम्बुलेंस को मरीजों के लिए इस्तेमाल होना था, जिस एम्बुलेंस को मरीजों की जान बचानी थी, उस एम्बुलेंस में शराब ढोई जा रही थी। यकीनन ये बात पचने लायक नहीं है, लेकिन ये सच है। पकड़े गए इस एम्बुलेंस से 280 लीटर देसी शराब जब्त की गई है जो 6 बोरियों में रखी हुई थी और आंख में धूल झोंकने के लिए उसे चादर से ढक दिया गया था। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से तस्करों की तरकीब काम न आई और शराब की खेप पकड़ी गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक एम्बुलेंस के बारे में जब चेकिंग की गई और सूचना भी प्राप्त हुई थी तो वाहन चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस से जो है शराब ढो रहा था तो उसको पकड़ लिया गया। चालक के द्वारा बताया गया कि वो जिस स्थान से इस शराब को लाया था और जिस स्थान उसको पहुंचाना था उस संबंध में भी जानकारी दी गई है और जो इसका सप्लायर था, जो रिसीवर था, उसको भी हम लोगों ने पहचान कर ली है। उस पर छापामारी की गई है उसको पकड़ने का। दरअसल जो एम्बुलेंस पकड़ी गई है वो एम्बुलेंस 2019 में ही सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी के एमपी फंड से खरीदी गई थी। राजीव प्रताप रूडी के सौजन्य से पंचायत एम्बुलेंस सेवा को दी गई थी, जैसा कि इस एम्बुलेंस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है। मामला सामने आते ही राजीव प्रताप रूडी खुद ही सामने आए और एम्बुलेंस को चलाने के लिए बनाई गई संचालन समिति के तमाम सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस गाड़ी को अवैध काम करने के लिए पकड़ा गया है। मैं बधाई देना चाहूंगा शासन को, पुलिस महकमे को कि ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए उन लोगों ने त्वरित रूप से कार्रवाई की, तुरंत इस गाड़ी को जब्त किया। अवैध कार्रवाई हो रही थी, अवैध काम हो रहा था और ये पूरी समिति इसके लिए जिम्मेवार है। पहले एम्बुलेंस से बालू ढुलाई और अब एम्बुलेंस से शराब की तस्करी वाकई सिस्टम की संजीदगी पर बड़े सवाल खड़े करता है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
और चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एम्बुलेंस खरीदी क्यों गई थी और इसका इस्तेमाल शराब की ढुलाई में या फिर यूं कहें कि ये विवादों में क्यों रहता है। दरअसल पकड़े गए एम्बुलेंस को सारण सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की सांसद निधि से 2019 में खरीदा गया था। एम्बुलेंस को पंचायतों में मुखिया को सुपुर्द किया गया था ताकि गांव के लोग को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहां के इलाकों के लोगों के जो बीमार होते हैं उन लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने में इसका इस्तेमाल हो सके, परेशानी ना हो लोगों को। लेकिन एम्बुलेंस का इस्तेमाल शराब तस्करी में होने लगा। बिहार में शराबबंदी है, लिहाजा तस्कर कई तरह की तरकीबें अपना रहे हैं। एम्बुलेंस से शराब की ढुलाई बड़ी लापरवाही है। इससे पहले भी एम्बुलेंस का एक मामला सामने में आया था, सुर्खियों में वो था काफी। सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के दिए गए एम्बुलेंस को लेकर विवाद हुआ था। एम्बुलेंस से बालू ढोने का वीडियो वायरल हुआ था। वो मामला भी सारण का ही था और एमपी फंड से खरीदे गए एम्बुलेंस से ही जुड़ा हुआ था। मतलब यह कि जिस मकसद से एम्बुलेंस को खरीदा गया था उस मकसद में उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उस मकसद को कुछ लोग पलीता लगा रहे हैं। ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग भी गिरफ्त में आने चाहिए, क्योंकि ये लोग मरीजों के लिए खरीदी गई इन एम्बुलेंस का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब बात सरकार के एक बड़े फैसले की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का जियो ने स्वागत किया है और इसे टेलीकॉम क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वो भारत सरकार के उन सुधारों और राहत उपायों की घोषणा का स्वागत करते हैं जो उद्योग को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने एजीआर की बकाया राशि चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल का मोरेटोरियम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने एजीआर में ब्याज को कम करके 2% सालाना कर दिया है। साथ ही इस पर लगने वाली पेनाल्टी को भी खत्म कर दिया है। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई को भी आसान कर दिया है और सिम लेने या पोस्टपेड से प्रीपेड कराने जैसे कामों के लिए डिजिटल केवाईसी को भी मान्यता दे दी है। और चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के इस फैसले का स्वागत मुकेश अंबानी ने क्यों किया और टेलीकॉम सेक्टर को इससे किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा, आम लोगों को किस तरीके से फायदा होगा। तो सरकार के फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है और केवाईसी प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। यह आम लोगों के लिए जुड़ी जानकारी है, यानी कि अब नया सिम लेते वक्त सिर्फ सेल्फ केवाईसी करना होगा, यानी कागजों की झंझट से आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं पोस्टपेड से अगर आप प्रीपेड या प्रीपेड से अगर आप पोस्टपेड कराने में जाते हैं तो अब कोई भी फॉर्म नहीं भरना होगा, सिर्फ केवाईसी की मदद से ही आप जा सकते हैं। इसके लिए डिजिटल केवाईसी मान्य होगा। सिम लेते वक्त दिए गए डॉक्यूमेंट्स जो वेयर हाउस में हैं उन्हें भी डिजिटलाइज्ड कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज ऑटो सेक्टर्स के क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के फैसले से रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। अनुमान के मुताबिक 7.6 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये तमाम बड़े बदलाव आज किए गए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं जिसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। वीआईपी